हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आपका धातु कर्म। यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले धातु कर्म क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो कोई भी धातु प्रकृति में अपने शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती। प्रकृति में उपस्थित धात्विक खनिजों से विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा ही शुद्ध धातु का निष्कर्षण धातु कर्म कहलाता है। तो जो धातुएं होती है ना, ये पृथ्वी की भूपर्पट्टी पर पाई जाती हैं। सबसे पहले हमें जो पृथ्वी की भूपर्पट्टी होती है इसमें हमें खनिज मिलता है और सभी खनिजों से धातुएं प्राप्त नहीं होती। जो धात्विक खनिज होते हैं जिन्हें हम अयस्क कहते हैं उनसे हमें धातुएं प्राप्त होती हैं। तो जो अयस्क होते हैं ना, विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा इनसे हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं, जो आगे हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। तो धातु कर्म क्या होता है? तो शुद्ध धातु को प्राप्त करने के लिए जो कर्म किया जा रहा है उसी को धातु कर्म कहते हैं। तो शुद्ध धातु कैसे प्राप्त होती है, इसके लिए पहले आपको खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, ये जानना जरूरी है। तो खनिज क्या होता है, मिनरल्स क्या होते हैं? तो खनिज प्रकृति में उपस्थित वे रासायनिक पदार्थ हैं जो अकार्बनिक प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं तथा ये एक निश्चित एवं समरूप रासायनिक संरचना वाले होते हैं। वस्तुतः उन्हीं पदार्थों को खनिज कहा जाता है जिन्हें खनन के माध्यम से, माइनिंग के माध्यम से प्राप्त करना संभव हो। तो जो धातुएं होती हैं, धातुएं निकालने का सबसे पहला प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले हम जो खनिज होता है, खनिज को निकालते हैं। और जो प्रकृति से प्राप्त खनिज होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धात्विक खनिज और एक होता है अधात्विक खनिज। तो जो धात्विक खनिज होते हैं ना, इनसे ही हमें धातुएं प्राप्त होती हैं। जो अधात्विक खनिज होता है उनसे हमें धातुएं नहीं प्राप्त होती। तो हमें धातुएं धात्विक खनिज से प्राप्त होती हैं। तो अयस्क क्या होता है? तो वे खनिज जिनमें किसी विशिष्ट धातु की मात्रा अधिक हो तथा उस खनिज से धातु का निष्कर्षण सरल एवं आर्थिक रूप से लाभप्रद हो, तो उन्हें उनमें उपस्थित धातु विशेष का अयस्क कहा जाता है। तो इसको मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए पृथ्वी की भूपर्पट्टी से हमें 10 किलो खनिज प्राप्त हुआ और उस 10 किलो खनिज से हमें केवल 5 ग्राम ही लोहा प्राप्त हो सकता है। तो बताइए क्या वो हमारे लिए लाभप्रद है? नहीं है, क्योंकि इतने सारे खनिज को हम निकाल रहे हैं और धातु केवल नाम मात्र की मिल रही है। तो पूछा जाता है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। हमने देखा ना कि जो सभी अयस्क हैं वो तो खनिज होंगे, लेकिन जो सभी खनिज हैं वो अयस्क नहीं होंगे। उसमें से जो धात्विक खनिज होंगे वही अयस्क होंगे, जो अधात्विक खनिज हैं वो तो अयस्क हो ही नहीं सकते। तो सरल शब्दों में आपको बताऊं तो अयस्क क्या है? वो खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक हो और जो अशुद्धियां हैं वो कम हो, तो उस खनिज को क्या कहा जाएगा? उसे अयस्क कहा जाएगा। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, तो इस डायग्राम में जो आप ये गोले देख रहे हैं ये क्या है? ये खनिज है। और इन खनिजों में जो आप ये 3 गोले देख रहे हैं, ये जो खनिज हैं इनमें धातु की मात्रा अधिक है और अशुद्धियां कम है। तो इन्हें क्या कहा जाएगा? तो इन्हें अयस्क कहा जाएगा। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। इसे वेन डायग्राम से भी दर्शाया जाता है। आजकल एग्जामिनर वेन डायग्राम देकर पूछ लेता है। तो जो अयस्क होता है इसका गोला अंदर बनेगा और जो खनिज होता है ये बाहर होगा, क्योंकि जो सभी अयस्क होते हैं ये खनिज होते हैं, इसीलिए अयस्क खनिज के अंदर आएगा। लेकिन जो खनिज होते हैं सारे खनिज अयस्क नहीं होते। जैसे कोई भी कंपटीशन एग्जाम की जो वैकेंसी निकलती है, मान लीजिए उसमें 2 परीक्षाएं हो रही हैं, प्री और मेंस। तो जो भी विद्यार्थी उस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल करते हैं वो क्या होंगे? वो खनिज होंगे। इनमें से जो भी विद्यार्थी प्री निकालेंगे वो क्या होंगे? वो अयस्क होंगे। बाकी विद्यार्थी छट जाएंगे, जो प्री निकालेंगे वो अयस्क होंगे। जो धातु कर्म है ना, इसके 3 स्टेप हैं। सबसे पहले क्या होता है? अयस्क का सांद्रण। तो जो अयस्क निकलता है ना उसका सांद्रण होता है। सांद्रण मतलब कि सफाई। सबसे पहले अयस्क की सफाई होगी, उसके बाद क्या होगा? उसमें से धातु को निकाला जाएगा। तो सेकंड स्टेप है धातु का निष्कर्षण। धातु को निकालने के बाद क्या होगा? अब धातु का शुद्धिकरण होगा। तो थर्ड स्टेप है धातु का शुद्धिकरण। तो धातु कर्म के 3 स्टेप हैं। पहला है धातुओं का सांद्रण, दूसरा है धातु का निष्कर्षण और तीसरा स्टेप है धातु का शुद्धिकरण। तो सबसे पहले देखते हैं अयस्क का सांद्रण। तो खनन के माध्यम से जो भी प्राप्त अयस्क होते हैं उनमें अनेक अशुद्धियां होती हैं, जैसे मिट्टी, बालू, कंकड़, सिलिकेट्स आदि इसमें विद्यमान होते हैं। तो जो ये अशुद्धियां होती हैं ना, इन्हें गैंग कहा जाता है, याद रखेगा। तो जो अयस्क में ये जो अनेक अशुद्धियां हैं इन्हें गैंग कहा जाता है। और अयस्कों के सांद्रण की जो प्रक्रिया है इसे अयस्कों का समृद्धिकरण भी कहा जाता है। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को दूर किया जाता है। तो अयस्कों का सांद्रण निम्नलिखित विधियों से किया जाता है। कौन कौन सी विधियां हैं जिनके माध्यम से अयस्कों में से अशुद्धियां निकाली जाती हैं? तो 3 विधियां हैं। पहली विधि है गुरुत्वीय पृथक्करण, दूसरी विधि है चुंबकीय पृथक्करण और तीसरी विधि है फेन प्लवन विधि। तो तीनों विधियां याद रखेगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि अयस्क के सांद्रण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो गुरुत्वीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण और फेन प्लवन विधि। तो सबसे पहली विधि देखते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण, ग्रेविटी सेपरेशन। तो अयस्कों के सांद्रण की यह विधि धातु अयस्क तथा गैंग कणों के बीच विशिष्ट गुरुत्वीय बलों के अंतर पर आधारित है। कैसे? तो सामान्यतः जो धातु अयस्क होते हैं ना, वो उनमें उपस्थित गैंग कणों से भारी होते हैं। यानी कि जो धातुओं के अयस्क होते हैं वो उनकी अशुद्धियों से भारी होते हैं, धातुएं भारी होती हैं। तो जब अयस्क चूर्ण को जल की धारा में प्रवाहित किया जाता है तो जो हल्के गैंग कण हैं ये जल के साथ बह जाते हैं तथा जो भारी अयस्क कण हैं ये नीचे रह जाते हैं।
तो इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, तो एक ढलान है, ढलान के नीचे क्या है, एक बड़ा सा बर्तन है और ऊपर से क्या है, पानी की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस ढलान पर क्या किया जाएगा कि जो अयस्क कण है उनको इन ढलान पर बिछा दिया जाएगा, जिसके बाद क्या होगा कि ऊपर से पानी की धारा प्रवाहित की जाएगी। तो अब क्या होगा कि जो ये अयस्क कण है इनमें जो अशुद्धियां लगी हुई हैं, जो अशुद्धियां हैं जिन्हें हम गैंग कण कहते हैं, वो अयस्क के मुकाबले में हल्की हैं और जो अयस्क हैं वो भारी हैं। तो जो हल्के कण हैं यानी कि अशुद्धियां हैं वो क्या होंगी, बह जाएंगी और बहकर इस बड़े से बर्तन में इकट्ठी हो जाएंगी और जो अयस्क कण हैं ये ढलान पर ही रह जाएंगे, जिससे क्या होगा हम अयस्क कणों से जो अशुद्धियां हैं उन्हें अलग कर सकते हैं। तो यह है पहला मेथड, जिसे कहते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण। अब दूसरा मेथड है चुंबकीय पृथक्करण, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो ये कब काम आता है, तो यदि अयस्क कणों अथवा गैंग कणों में से कोई एक चुंबकीय गुण वाला होता है तो अयस्कों के सांद्रण के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब या तो अयस्क कण या जो उनमें अशुद्धियां हैं इन दोनों में से किसी एक में चुंबकीय गुण हो, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस विधि में धातु अयस्क का बारीक चूर्ण बनाकर उसे चुंबकीय रोलर से गुजारा जाता है और इस प्रक्रिया में गैर चुंबकीय कण रोलर से दूर हो जाते हैं तथा चुंबकीय कण रोलर के समीप एकत्रित हो जाते हैं। तो जैसे इस डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ, तो देखिए ऊपर से क्या होगा, जो अयस्क है उसे डाला जाएगा और जो ये रोलर है ये चुंबकीय रोलर है, यानी कि लोहे को ये अपनी ओर आकर्षित करेगा और इसके नीचे दो बर्तन है। तो क्या होगा, जब ऊपर से अयस्क को डाला जाएगा तो जिसमें लोहे के गुण होंगे उसको क्या करेगा, उसको चुंबकीय रोलर अपनी ओर आकर्षित करेगा और चुंबकीय कण को अपनी ओर फेंक देगा। लेकिन जिसमें चुंबकीय कण नहीं होंगे उसे क्या करेगा, उसे दूर फेंक देगा। तो इससे क्या होगा, जो चुंबकीय कण है वो अलग हो जाएंगे और जो अचुंबकीय कण है वो अलग हो जाएंगे। तो इस विधि को क्या कहा जाता है, चुंबकीय पृथक्करण, मैग्नेटिक सेपरेशन। अब हम तीसरी विधि देखते हैं, फेन प्लवन विधि यानी कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो यह विधि अयस्क कणों तथा गैंग कणों के जल एवं तेल में भीगने के गुणों में अंतर पर आधारित है। तो इस विधि के माध्यम से सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, तो एक पात्र में अयस्क चूर्ण, चीड़ का तेल, फेन स्थायी कारक तथा जल मिलाकर वायु प्रवाहित की जाती है। इस प्रक्रिया में जो अयस्क कण होते हैं ये तेल में भीगकर झाग के रूप में जल के ऊपर एकत्रित हो जाते हैं तथा जो गैंग कण होते हैं ये जल में भीगकर पात्र के नीचे रह जाते हैं। ये विधि क्या है, डायग्राम से आप समझिए। तो इसमें क्या होता है, एक पात्र लिया जाता है, यानी कि समझ लीजिए एक बड़ा सा बर्तन है और इसमें अयस्क डाला जाएगा, अयस्क चूर्ण डाला जाएगा और इसी के साथ साथ पानी और चीड़ का तेल डाला जाएगा, जिसके बाद क्या होगा, ऊपर से हवा प्रवाहित की जाएगी और हवा के प्रवाहित करने के बाद क्या होगा, इसके ऊपर झाग बनने लगेगी। और इस प्रक्रिया में क्या होगा कि जो अयस्क कण है ना ये तेल में भीगकर जो झाग है ना इसके रूप में जल के ऊपर आ जाएंगे और जो अशुद्धियां होंगी ये जल में भीगकर पात्र के नीचे चली जाएंगी। तो अशुद्धियां पानी में भीगकर नीचे आ जाएंगी और जो अयस्क हैं ये तेल में भीगकर झाग के रूप में ऊपर आ जाएंगे। क्योंकि जो तेल होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, वो पानी के ऊपर परत बना लेता है ना, तो जो अयस्क हैं ये तेल में भीगकर झाग के रूप में ऊपर आ जाएंगे और जो अशुद्धियां हैं वो पानी में भीगकर नीचे चली जाएंगी। तो इस विधि को क्या कहा जाता है, तो इस विधि को फेन प्लवन विधि कहा जाता है। तो जो अयस्क है उसकी सफाई तो हो गई, अब उसमें से क्या होगा, धातु का निष्कर्षण होगा। तो जो धातुएं होती है ना ये दो तरह की होती हैं, एक तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं यानी कि अधिक सक्रिय धातुएं होती हैं और दूसरी मध्यम और कम सक्रिय धातुएं होती हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो जो अधिक सक्रिय धातुएं होती हैं ना इनके निष्कर्षण के लिए विद्युत अपघटन विधि अपनाई जाती है, जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड कहते हैं। और जो मध्यम और कम सक्रिय वाली धातुएं होती हैं इनके निष्कर्षण के लिए भर्जन और निस्तापन विधि अपनाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अधिक सक्रिय धातुएं होती हैं उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो विद्युत अपघटन विधि के द्वारा सरल शब्दों में बताऊं तो विद्युत का झटका देकर धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। कैसे, तो उच्च अभिक्रियाशील धातुओं के अयस्कों का सांद्रण करने के पश्चात इनका विद्युत अपघटन किया जाता है। तो सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये जो धातुएं होती हैं ये हाईली रिएक्टिव होती हैं, तो इनको इनके गलित क्लोराइड्स का विद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रक्रिया में ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड पर धातुएं अलग हो जाती हैं तथा धन आवेशित इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन का संकेंद्रण होता है। तो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। तो मान लीजिए सोडियम क्लोराइड का यौगिक है, इससे हमें धातु प्राप्त करनी है। तो सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से हमें सोडियम और क्लोरीन प्राप्त होगा। सोडियम क्या है, इसमें से धातु है और क्लोरीन गैस है। तो इस बर्तन में आप देख रहे हैं कि दो धातुओं की छड़ें हैं जिसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं और इसे ऊपर बैटरी से जोड़ दिया जाता है जहाँ से धारा प्रवाहित की जाती है। और जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है उसे एनोड कहेंगे और जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव से जुड़ा हुआ है उसे कैथोड कहते हैं। अब इस बर्तन में सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को डाल दिया जाएगा और ये गलित सोडियम क्लोराइड है यानी कि मोल्टन NaCl है। अब इसके बाद क्या होगा कि जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो जो NaCl है ये टूटेगा, जो NaCl है ये टूटेगा Na पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव में। जो Na पॉजिटिव है ये कैथोड की तरफ जाएगा और जो Cl नेगेटिव है यानी कि क्लोरीन है ये एनोड की तरफ। तो इस प्रक्रिया से क्या होगा, तो इस प्रक्रिया से हमें सोडियम धातु प्राप्त हो जाएगी। तो विद्युत अपघटन विधि के बाद अब हम देखते हैं कि जो मीडियम एंड लो रिएक्टिव मेटल होते हैं उनके लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। तो उनके लिए भर्जन और निस्तापन विधि प्रयोग की जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं भर्जन यानी कि रोस्टिंग। तो सांद्रित सल्फाइड अयस्क को जब वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम तापक्रम तक गर्म किया जाता है तो वह प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। गलनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट।
जब कोई धातु जिस टेम्परेचर पर पिघल जाती है उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, उसका गलनांक पॉइंट कहा जाता है। तो भर्जन में क्या होता है, अयस्क को जब वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक पॉइंट से कम टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो उस प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया में सल्फाइड अयस्क को भट्टी में वायु की नियमित आपूर्ति के साथ गर्म किया जाता है तथा उच्च ताप पर अयस्क में उपस्थित सल्फर वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करती है और जो अयस्क से वायु में मुक्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप केवल धातु ऑक्साइड ही शेष रह जाता है। तो समीकरण से आप समझिए कि जो सल्फाइड अयस्क होता है ना, जब उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या होता है, तो हमें धातु ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है ये तो वायु में मिल जाती है, तो बचा क्या, धातु ऑक्साइड। तो इस प्रकार हमें अयस्क से धातु प्राप्त होती है। तो जैसे देखिए जिंक सल्फाइड अयस्क है, अब इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा तो क्या होगा, हमें जिंक ऑक्साइड धातु प्राप्त होगी और जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये हवा में मुक्त हो जाएगी। इसी प्रकार अगला उदाहरण है लेड सल्फाइड का। जो लेड सल्फाइड अयस्क है, जब इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा तो हमें लेड ऑक्साइड धातु प्राप्त होगी और जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये हवा में मिल जाएगी। लेकिन ये याद रखिएगा इस धातु को इसके गलनांक पॉइंट से कम टेम्परेचर पर गर्म करना है, क्योंकि उसे ज़्यादा गर्म करेंगे तो धातु ही पिघल जाएगी। इसके बाद अगली विधि है निस्तापन, जिसे कैल्सिनेशन कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है और इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। तो भर्जन में क्या था, वायु की उपस्थिति में हमने अयस्क को गर्म किया था और इसमें क्या है, वायु की अनुपस्थिति में अब अयस्क को गर्म किया जाएगा। तो इस प्रक्रिया में हाइड्रोक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्कों को वायु की सीमित मात्रा अथवा वायु की अनुपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है और परिणाम स्वरूप वाष्पशील पदार्थ अयस्क से पृथक हो जाते हैं तथा धातु ऑक्साइड शेष रह जाता है। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट का ठोस मिश्रण है, अब इसे गर्म किया जाएगा जिससे क्या होगा, हमें कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये वाष्प के रूप में हवा में मिल जाएगी। अब तीसरा स्टेप क्या है, धातु का शुद्धिकरण। तो जब हमें धातुएं मिल गई तो इसे शुद्ध करना तो आसानी है, अब आखिरी में धातुओं का शुद्धिकरण होगा। तो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो है गैंग। तो गैंग क्या होता है, तो पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं जिन्हें गैंग कहा जाता है। इसके बाद है गालक। तो गालक क्या होता है, तो अयस्क की अशुद्धि को दूर करने के लिए इसमें बाहर से मिलाए जाने वाले पदार्थ को फ्लक्स कहा जाता है। अब धातु का शुद्धिकरण होगा ना, तो धातु का शुद्धिकरण कैसे होगा, तो धातु का शुद्धिकरण के लिए उसमें जो अशुद्धियां हैं उन्हें निकालना पड़ेगा। तो अशुद्धियां कैसे निकलेंगी, तो अशुद्धियों को निकालने के लिए बाहर से फ्लक्स मिलाया जाता है जिसे गालक कहते हैं और ये गालक क्या करता है, धातु में जो अशुद्धियां होती है ना उन्हें बाहर निकाल देता है। उसके बाद है धातुमल स्लैग। तो धातुमल क्या है, तो अयस्क में उपस्थित गंदगी तथा बाहर से मिलाए गए फ्लक्स, इन दोनों को मिलाकर धातुमल कहते हैं। तो धातुमल इस तरह आप समझिए कि जब धातु का निष्कर्षण हुआ तो धातु के निष्कर्षण के बाद अब क्या होगा, धातु का शुद्धिकरण होगा, यानी कि शुद्ध धातु हमें चाहिए। तो शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जो हमें धातु मिली है, धातु में जो बची खुची अशुद्धियां हैं जब उन्हें हम बाहर निकाल देंगे तभी तो हमें शुद्ध धातु मिलेगी। तो धातु की अशुद्धि को बाहर निकालने के क्रम के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम महत्वपूर्ण धातुओं के जो अयस्क हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है। तो ये एल्यूमिनियम के चार मुख्य अयस्क हैं जो आपको याद होने चाहिए। पहला है बॉक्साइट, दूसरा है डैस्पोर, तीसरा है कोरंडम और चौथा है क्रायोलाइट। ये चारों अयस्क आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम के कौन कौन से अयस्क हैं, बॉक्साइट, डैस्पोर, कोरंडम और क्रायोलाइट। उसके बाद है कॉपर। तो कॉपर के कौन कौन से अयस्क हैं, कॉपर पायराइड, कॉपर ग्लास जिसे चिल्कोसाइड भी कहते हैं, क्यूपराइड और मेलेकाइड। एक बार दोबारा बोलिए, कॉपर के कौन कौन से अयस्क हैं, कॉपर पायराइड, कॉपर ग्लास जिसे चिल्कोसाइड भी कहते हैं, क्यूपराइड और मेलेकाइड। इसके बाद है कैल्शियम। तो कैल्शियम के कौन कौन से अयस्क हैं, डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम और एस्बेस्टस, जिसमें से डोलोमाइट और जिप्सम कई बार पूछा गया है कि डोलोमाइट किसका अयस्क है, जिप्सम किसका अयस्क है, तो ये कैल्शियम का अयस्क है। इसके बाद है सोडियम। तो सोडियम के कौन कौन से अयस्क हैं, साधारण नमक यानी कि NaCl, चिली सॉल्टपीटर, बोरेक्स और सोडियम कार्बोनेट, ये किसके अयस्क हैं, तो ये सोडियम के अयस्क हैं। इसके बाद है जिंक। तो जिंक के कौन कौन से अयस्क हैं, एक है जिंकाइड, दूसरा है जिंक ब्लेंड और तीसरा है कैलामाइन। तो कैलामाइन याद रखेगा क्योंकि बाकियों के तो आगे जिंक लिखा ही हुआ है जैसे जिंकाइड और जिंक ब्लेंड, पर कैलामाइन याद रखेगा ये किसका अयस्क है, तो जिंक का अयस्क है। इसके बाद आगे है लेड यानी कि सीसा। तो लेड के कौन कौन से अयस्क हैं, तो गैलेना और सिरुसाइड, जिसमें से गैलेना इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि गैलेना किसका अयस्क है, तो ये लेड का अयस्क है। इसके बाद है मरकरी यानी कि पारा। तो मरकरी का अयस्क तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो मरकरी का अयस्क है सीने बार। इसके बाद है टिन। तो टिन के अयस्क का क्या नाम है, तो इसके अयस्क का नाम है कैसेटेराइड। इसके बाद आगे है लोहा। तो लोहे के अयस्क का क्या नाम है, तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिनेराइड और आयरन पायराइड, ये किसका अयस्क है, तो ये लोहे का अयस्क है। और इसके बाद आखिर में है थोरियम। तो थोरियम के अयस्क का नाम क्या है, तो मोनाजाइट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आज का हमारा थ्योरी के निम्नलिखित में से कौन सा कथन
खनिजों के संदर्भ में सही नहीं है। पहला कथन है कि यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, ये कथन तो सही है। दूसरा कथन है कि इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ये कथन भी सही है। तीसरा कथन है कि ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, ये कथन भी सही है। चौथा कथन है कि सभी खनिज अधात्विक होते हैं, तो ये कथन गलत है, क्योंकि जो खनिज होते हैं वो धात्विक भी होते हैं और अधात्विक भी होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि सभी अयस्क खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ए है कि सभी खनिजों से धातु निष्कर्षण आर्थिक रूप से सुगम नहीं होता। इसके कारण तो हाँ, ये सही है, क्योंकि सभी खनिजों से जो धातु का निष्कर्षण होता है ये आर्थिक रूप से सुगम नहीं होता, यानी कि सभी खनिजों से हमें अयस्क नहीं मिलता। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? चुंबकीय पृथक्करण, झाग उत्प्लावन, भर्जन या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो अयस्क का सांद्रण होता है ये चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा भी किया जाता है और झाग उत्प्लावन यानी कि फेन उत्प्लावन द्वारा भी किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया धातु क्रम से संबंधित नहीं है? झाग प्लवन, श्रृंखलन, निस्तापन या चुंबकीय पृथक्करण? तो बताइए कौन सी प्रक्रिया धातु क्रम से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्रृंखलन। ये धातु क्रम से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि धातु क्रम डैश की प्रक्रिया है? अयस्क से धातुओं को निकालना, अयस्क को अधिक गर्म करने की, धातुओं के द्रवीकरण की या ब्लोस्ट फर्नेस में अयस्क को धातु में मिलाने की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अयस्क से धातुओं को निकालना धातु क्रम की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्च अपक्रियाशील धातुओं के अयस्कों से उनके निष्कर्षण की सबसे अच्छी तकनीक है? तो उच्च अपक्रियाशील धातुओं के अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण के लिए कौन सी तकनीक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा निस्तापन के बाद सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विद्युत अपघटन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निस्तापन के बारे में सही कथन है? पहला कथन है कि हवा के किसी भी विस्फोट की अनुपस्थिति में अयस्क को दृढ़ता से गर्म किया जाता है। दूसरा कथन है अयस्क को कैल्शियम के साथ गर्म किया जाता है। तीसरा कथन है अयस्क को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है और चौथा कथन है खनिज चूने के पत्थर से पिघलाया जाता है। तो इसमें से सही जवाब क्या होगा? निस्तापन की प्रक्रिया क्या होती है कि वायु की अनुपस्थिति में जब अयस्क को गर्म किया जाता है तो उसी को निस्तापन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वायु की उपस्थिति में उच्च तापमान पर सल्फाइड अयस्क को गर्म करना डैश है? परिष्करण, निस्तापन, भर्जन या प्रगलन? तो वायु की उपस्थिति में जब अयस्क को गर्म किया जाता है तो उसे भर्जन कहा जाता है और वायु की अनुपस्थिति में जब अयस्क को गर्म किया जाता है तो उसे निस्तापन कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, भर्जन। अगला प्रश्न है कि पारे का अयस्क है मैग्नेटाइट, सिनेबार, हेमेटाइट या बॉक्साइट? तो पारे का अयस्क कौन सा है? तो सिनेबार, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है कि लोहे का मुख्य अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट, चुंबकीय, बॉक्साइट या लिमोनाइट? तो लोहे का मुख्य अयस्क है हेमेटाइट, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि सीसा जिसे हम लेड कहते हैं, तो लेड का अयस्क कौन सा है? गैलिना, बॉक्साइट, कैल्वेराइट या मेलाकाइट? तो लेड के अयस्क का क्या नाम है?